अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ANC डिजिटल के साथ मैं हूं अब्दुल मोमिन। प्रोग्राम का नाम है बेबाक, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा अपने बेबाक तबसरों और तजज़ियों के साथ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे लॉन्ग मार्च पर, गुज़श्ता रोज़ होने वाली रिपोर्टर की वफ़ात के ऊपर, DGISI और DGISPR की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, और रूसी वज़ीर दिफ़ा की अमरीका और बरतानिया के वज़राए दिफ़ा के साथ गुफ्तगू पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जहाँ पूरी सहाफ़ी बरदरी इस वक्त सोगवार है, ANC की टीम भी इजहार अफसोस करती है गुज़श्ता रोज़ होने वाली सदफ़ नईम की वफ़ात के ऊपर, जो धरने के दौरान इमरान खान साहब के कंटेनर के नीचे आकर शहीद हो गई। ये सानहा था सदफ़ नईम का इंतकाल, क्योंकि वो अपने पेशा वराना मसरूफ़ियात में वहाँ गई थी और मामला निजी टेलीविज़न पे होता है कि वो निजी टेलीविज़न इतने लोगों को तंग करते हैं कि हमें नई से नई चीज़ ला के दें और एक्सक्लूसिव ला के दें। अब जो सुनने में आया, एक रोज़ पहले उन्होंने इमरान खान साहब का थोड़ा सा स्लॉट लिया था, तो अगले रोज़ उन्होंने बहुत कोशिश की और वो 2 किलोमीटर भागती रहीं डिवाइडर में, और कोशिश उनकी ये थी कि किसी तरह वो कंटेनर पे जाके ले लें, उनसे कोई शॉट ले लें, कोई उनसे बात सुन लें, लेकिन वो ऐसा ना हो सका। और उसके बाद ये सानहा हो गया कि वो उसी कंटेनर के तले आके कुचली गई और उनका इंतकाल हो गया। अब ये बहुत तकलीफ़देह बात है कि हमारे जो है इस तरह के मामलात होते हैं। होना तो ये चाहिए था असूली तौर पे कि अगर ऐसा वाक़या हुआ था तो फ़ौरी तौर पे चीज़ों को रोक दिया जाता, फ़ौरी तौर पे इसके कानूनी कार्रवाई की जाती। लेकिन मैं समझता हूँ चूँकि पंजाब में हुकूमत है PTI की, तो उन्होंने इसको इस तरह लपेटा कि यहाँ पे मामलात को आगे ना बढ़ाया जाए और उनका जो है वो लॉन्ग मार्च जो है वो हैम्पर ना हो। तो उसे उनके ख़ावंद ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन असूली तौर पर यही होना चाहिए था कि मुकदमा होना चाहिए था, क्योंकि एक वाक़या हुआ है, एक सानहा हुआ है। ये तो कोई बात नहीं हो कि इंसान मर गया और आपका कोई कसूर नहीं है। तो इसका मैं तो इसको इस तरह समझता हूँ कि इसके लिए चाहे कोई भी हुकूमत है, PTI की है या किसी की भी है, बजाय इसके किसी पोलिटिसाइज़ करने की इसका एक मुकदमा बनाया जाए और जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा दी जाए। राना सनाउल्लाह ने रात गए इसके ऊपर एक ट्वीट किया था और कहा था इसके मामले की जो है ना शफाफ तहकीकात करवाई जाएंगी। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ऑलरेडी इसके ऊपर इकदाम तो कर रही है, इसके खिलाफ मुकदमा। देखिए, ये फिर वही मसला है कि वफाक की हुकूमत और सूबे की हुकूमत या PDM और PTI ये अपनी से पोलिटिसाइज़ कर लेते हैं। मामला सीधा सीधा है कि एक वाक़या हुआ, एक सानहा हुआ, एक गलती हुई है, ये एक हादसा हुआ है, उसको तो अदालत तय करेगी या तफ्तीशकार तय करेंगे कि हुआ क्या है, लेकिन होना तो चाहिए ना। इस तरह तो कोई भी मर जाए। याद है कि पहले जब नवाज़ शरीफ की एक रैली गई थी, उसमें भी किसी सिक्योरिटी वालों के गाड़ी तरह आके बच्चा मर गया था, वो भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो बाई आउट हो जाते हैं सारे। मसला ये है कि हमारे यहाँ तो मामला सारा पैसे पे ख़त्म होता है जाके, और चीज़ें मामलात जो है वो अदालत में जाती ही नहीं है। डॉक्टर साहब, बात चल रही है लॉन्ग मार्च की, तो हमें ये बताइएगा कि 2014 के लॉन्ग मार्च के अंदर और 2022 के लॉन्ग मार्च के अंदर क्या फ़र्क है? देखिए, एक तो इससे मुमासलत है। मुमासलत ये है कि तब भी इमरान खान इक़्तिदार में नहीं थे और अब भी इमरान खान इक़्तिदार में नहीं थे। तब भी वो इमरान खान यही नारे लेके चल रहे थे और अब भी इमरान खान वही नारे लेके चल रहे थे। फ़र्क इतना है कि उस वक्त एक टेम्पो था, एक बहुत सारे लोग इनके साथ थे, ये अभी हुकूमत में नहीं आए थे, और इनके अभी बहुत सारे वो जो इनके नाअहली कह लें या इनकी गैर कारकर्दगी कह लें या इनकी जो भी कह लें, तो वो सब पे पर्दा पड़ा हुआ था। अब वो सामने आ गया है। फ़र्क तो अभी जाके ज़ाहिर होगा इस्लामाबाद में, लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है वो यही कि अभी तो आज जो मेरा ख्याल कामों से चली, अभी तो 2-3 दिन में कामों तक पहुँची, और जिसमें 3 हादसात हुए हैं। एक वो छत गिरी है जिसमें 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। एक कांस्टेबल था शेखुपुरा का, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसकी डेथ हुई है। एक ये खातून की डेथ हुई है। तो जिन शहरों में जाते हैं, मुरीदके में जाते हैं या शाहदरा में जाते हैं, तो वहाँ लोग देखने के लिए एक शो लगा हुआ है। रात को अगर रात होती है तो उसमें गीत वीत होते हैं, तो रक़्स वक़्स होते हैं। वो ये सारा सब लोगों ने बताया है, क्योंकि हमारे दोस्तों के यहाँ ये सारा सिलसिला हुआ है मुरीदके में। तो उसके साथ जब मार्च जा रहा होता है, लॉन्ग कहें से शॉर्ट कहें, जो भी मार्च कहें, तो उसमें लोग इतने ज़्यादा हैं नहीं,
क्योंकि या तो शायद कल परसों इसका नतीजा सामने आए, जब सिंध से लोग आए, जब खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए। लेकिन जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ज़ाती तौर पे, वो जो वफाकी हुकूमत का जो रवैया है वो भी बहुत मुआंदाना है, और इमरान खान का जो अंदाज़ है वो भी उसी तरह के पुराने, जैसे ये पहली बातें किया करते थे कि ओए ओए फ़लाँ ढिमका ये वो, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको अदालत में ले आएंगे, और वो भी जो है पकड़ धकड़ कर रहे हैं और स्नाइपर वो तैनात किए जाएंगे। लेकिन उनके पास जवाज़ है, क्योंकि एक साहब जो है अमीन गंडापुर हमेशा ही अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। उनकी जो ऑडियो रिलीज़ हुई है वो बंदूकों के बारे में पूछ रहे हैं, वो लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, लाइसेंसों के बारे में पूछ रहे हैं। और जब मसला ये है कि मामला ये है कि ये लोग जब इनका कोई गलती भी हो तो उस पर डट जाते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक है, हाँ तो हम करेंगे ना, अगर हम पे कुछ मारे, कोई मारेगा तो हम क्या हाथ में चूड़ियाँ पहनी मत। ये क्या तरीका है? ये कोई सियासत है? ये इस तरह आपने करना है सियासत? आप वही जो पंजाबी फिल्मों की भड़कबाजी होती है उस तरह आप चलेंगे आगे? ये अली अमीन गंडापुरी साहब की जो आपने ऑडियो की बात की है, तो इसके जवाब में अली अमीन गंडापुरी साहब का ये, उनसे जब इस्तफसार किया गया, उनसे जब सवाल किया गया, तो उनका कहना ये था कि जब हमें धमकियां दी जाएंगी तो हम भी उसका जवाब देंगे, हमने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी। जबकि आज परवेज़ खटक साहब ने उसको उससे मुकम्मल तौर पर इज़हार लाताल्लुकी का आज परवेज़ खटक साहब ने उससे मुकम्मल तौर पे इज़हार लाताल्लुकी किया है, और कहा यह है कि एक ऑडियो कॉल है जिसके अंदर कॉपी पेस्ट करके एक ऑडियो को बना के उसको जो है ना मामले को अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। हमेशा ऐसे कहा जाता है, कुछ चीज़ है तो वो कहते थे ये कॉपी पेस्ट है, ये जो है मॉनिटर्ड है, ये डॉक्टर्ड है, ये गलत है। भाई आ रही है ना सामने, और आप लोगों के रवैये जाहिर कर रहे हैं। आप जब कहते हैं कि हमने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, तो वो गंडापुर साहब जो है वो वैसे भी मारूफ है अपनी हरकतों से। पहले कोई वो शहद की बोतल ले आए थे, और इस किस्म की वह हरकतें वो करते रहते हैं। और मैं वैसे भी जानता हूँ DI खान के हैं कि क्या लोग हैं ये। तो ऐसे लोग इकट्ठे हैं इमरान खान के इर्द गिर्द, और इमरान खान खुद भी कोई बहुत भलड़े नहीं, वो भी इसी किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म के रवैये हैं उनके भी। सही। अच्छा, हाल ही के अंदर DGISPR और DGISI ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपकी नज़र में उसकी क्या अहमियत है और उसके क्या असरात मरतब होंगे? इसकी बेतहाशा अहमियत है। बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ कि ISI के किसी चीफ ने कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। उनको तो ज़रूरत भी नहीं होती, उन्हें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप मुसलसल एक अजीब व गरीब हरकत बातें कर रहे हैं उनके बारे में, फ़ौज के बारे में, आप कह रहे, पहले आपने कह दिया मीर जाफ़र और मीर सादिक, फिर आपने कह दिया कि जी ये न्यूट्रल, फिर आपने कह दिया जानवर, और आप बिला आखिर आपने कह दिया कातिल। तो ये तो भाई एंड था ना, तो वो उन्हें सामने आना पड़ा, उन्हें आके सारी बात वाजे करनी पड़ी कि कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं। अब आप फिर भी ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो आधा सच बोला है और आधा झूठ बोला है। वो कल आपकी सारी चीज़ें सामने ले आएंगे तो आपको पता चल जाएगा सच और झूठ क्या है। आप सारे जो है ना इस वक्त दोनों तरफ के फरीक जो हैं सियासी, वो अपनी पॉलिमिक्स खेल रहे हैं अपनी, लेकिन फ़ौज पर इस किस्म के इल्ज़ाम लगाना, आप वो बड़ा अच्छा कहा था जस्टिस फायज़ ईसा ने उस दिन आसमी जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, कि अगर आपने किसी पे कोई तनकीद करनी है तो उनका नाम लेके करो। तो अब तनकीद कर दी ना इमरान खान साहब ने, उन्होंने कह दिया ओ DGISI कान खोल कर सुन लो। भाई कौन सा तो वतीरा है भाई, कान खोल कर सुन लो। तो आप कल अगर बरसे इक़्तिदार आ जाएं, जो लगता है कि आपके सारे दोस्त यही कह रहे हैं कि आप आ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे फिर? अच्छा, पहली बार मैंने देखा है कि खान साहब कहते हैं DGISI और DGISPR को बर्खास्त करो इनको। यार ऐसे कभी हुआ? बात यह कि फ़ौज का अपना एक तरीक़ा है, एक अपना अंदाज़ है, एक अपने उनका डिसिप्लिन है, उस हिसाब से होता है। अगर इनकी तैनाती हो गई तो ये ड्यू कोर्स में जाएंगे ना, या तो इनसे कोई बयाना गलती हो जाए या खुदा न खास्ता इनके साथ कोई हादसा हो जाए, तब तो ये निकल सकते हैं। अदरवाइज़ तो उनका तरीक़ा होता है, मैं जो जानता हूँ कि 3 साल की वो होती है पोस्टिंग, उसके बाद दूसरा आता है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का भी आपने जिक्र किया, तो डॉक्टर साहब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई थी, जिसके जवाब के अंदर और अरशद शरीफ के कत्ल को जवाज़ बनाकर जो इदारों के ख़िलाफ़ तानाज़नी की गई है, उसके ऊपर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक बयान दिया था। इसमें उन्होंने ये कहा था कि बिला वजह इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने से गुरेज़ किया जाए और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ रोकथाम करना चाहिए।
हाँ, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत अहम हिस्सा था कि फ़ौज ने पहली बार कहा कि जो लोग इस किस्म की बातें करें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये क्योंकि उन जो वहाँ पे नारे लगे थे उस नारों का जवाब कोई नहीं था, उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। तो वो नारे क्या लगे जब बिलावल भुट्टो आए स्टेज पे, उन्होंने बात की, तो वो जैसे पीपल्स पार्टी वाले या कोई भी पार्टी वाले अपने रहनुमा के लिए नारे लगाते हैं, जिए भुट्टो वगैरह किस्म के नारे, तो उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग थे। अब वो कौन थे? सबवर्सिव एलिमेंट्स थे या कोई नाराज़ लोग थे? मतलब पश्तीन ने जो पश्तीन ने तकरीर की, उसने बड़ी बड़ी जो है मुदल्लल तकरीर की थी, उस वक्त तो ये नारे नहीं लगे। एक ऐसे वक्त पे जब बिलावल ज़रदारी है, उसको जो है वो उसकी नफ़ी करने के लिए मेरा ख्याल है ये ऐसे नारे लगाए गए थे। और फ़ौज ने इसके बारे में कहा कि कार्रवाई करें, अच्छा कहा है। तो अभी तक तो कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई वैसे फ़िलहाल। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मज़ीद चीज़ जो सामने आई है वो ये कि पिछले कुछ दिनों के अंदर पार्टी क़यादत की जानिब से एक बयान आता है, जबकि दूसरा बंदा उठ के उसके बरखिलाफ़ कुछ और बयान दे जाता है। जैसे हमने फैसल वाडा की कॉन्फ्रेंस देखी, फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब तस्लीम करते हैं कि उसके बाद फवाद चौधरी साहब ये तस्लीम करते हैं कि इदारों के साथ मुलाकातें की जा रही हैं, लेकिन परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं किसी किस्म की कोई मुलाकातें नहीं हो रही। तो इसको आप क्या देखते हैं? क्या एमक्यूएम की तरह इनके अंदर भी धड़ेबंदी होती है? अब इसमें तो शक करने की बात ही नहीं है। वो जब कहा गया कि मुलाकात करते हैं और उन्होंने आईएसआई चीफ ने कहा कि जी दिन को आप रातों को आप मिलते हैं, दिन को आके गद्दार कह देते हैं, तो इन्होंने फिर ये चले गए थे यहाँ से मुल्क से, और फिर सुना कोई मुलाकात हुई तो इन्होंने उस पर कहा कि नहीं ये हुआ कि हुकूमत से, उसने कहा जी मैं हुकूमत से नहीं मिल रहा हूँ, मैं उन लोगों से मिल रहा हूँ जो तुम्हें चिल्ला रहे हैं। अब ज़ाहिर है मुलाकातें तो होती हैं, तो मुलाकातें होना कोई अचंभे वाली बात नहीं होती। हमेशा ऐसे होता है कि अगर कोई मामला चल रहा हो, कोई इख्तलाफात हो रहे हों, कोई तज़ादात हों, तो उसमें मुलाकातें आप करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी आपस में करती हैं, और पाकिस्तान में जो चलन है कि फ़ौज के साथ भी होता है, क्योंकि फ़ौज प्रोसेस को मॉनिटर करती है। और अगर ऐसी मुलाकातें होती हैं तो फिर वो आईएसआई के चीफ की बात होती है गलत, कि हमने मार्च 2021 से फैसला कर लिया कि हम मामलात में बिल्कुल दखील नहीं होंगे। लेकिन अगर मुलाकातें हो रही हैं तो फिर आपकी बात भी गलत है। फिर एक तरह से इमरान खान भी दुरुस्त कहते हैं कि आप सियासत में मुलव्विस हैं, और खैर वो उनका मामला है। तो इसको मैं क्या देखूं? देखना वाज़ेह है कि ऐसी मुलाकातें होती हैं, आप उससे लाख इनकार करें। अब देखें ना, उसने मीर जाफ़र मीर सादिक कहा था, वो तय था, क्योंकि वो मीर जाफ़र नजफ़ी साहब जो थे वो सरजुद्दौला के वो सिपह सलार थे। तो आप कह रहे हैं कि हमने तो उनको कहा था जो लोटे, बकौल आपके लोटे थे जो हमें छोड़ के चले गए थे। ऐसा तो आप चीज़ों को इस तरह, वो कहते हैं उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह। आप एक गुनाह भी करते हैं, फिर उज़्र भी ऐसा देते हैं जो मतलब हज़म ना हो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हाल ही के अंदर रूसी वज़ीर दिफ़ा ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांसीसी वज़राए दिफ़ा के साथ गुफ्तगू की है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, सूरत हाल ये है कि वैसे तो यूक्रेन के मामला अब अजीब व गरीब हो गए हैं, वहाँ कोई ज़्यादा जंग मंग भी नहीं हो रही। लेकिन रूस के वज़ीर दिफ़ा सर्गेई शाइगो ने पेंटागन के सरबराह को और बरतानिया के वज़ीर दिफ़ा को, इन दोनों को फ़ोन किया था ये बताने के लिए, ये बावर कराने के लिए कि जनाब चूँकि एक वक्त जब जौहरी हथियारों को तल्फ़ करने की और हटाए जाने की बात की गई थी, यूक्रेन को डीन्यूक्लियराइज़ करने की बात की गई थी, तो उस वक्त सारे वहाँ से हथियार उठा लिए गए थे। तो इन्होंने बताया कि इनके पास हथियार तो नहीं हैं, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी है, और ये जो इनके पास मिसाइल भी हैं, रॉकेट जिन्हें आप कहते हैं, लेकिन ये डर्टी बम बना सकते हैं और कोई ऐसा जवाब क्रिएट कर सकते हैं। तो उल्टा नेटो ने और अमेरिका ने ये कहा कि रूस जो है ना वो डर्टी बम इस्तेमाल कर सकता है। तो उस पर पुतिन ने बड़ी मज़ेदार बात की है, परसों ही की उसने कहा जी हमारे पास, हमें डर्टी बम इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, हमारे पास असली बम है, हम क्यों डर्टी बम इस्तेमाल करेंगे? हम तो आपको बता रहे हैं कि इस किस्म की हरकत ना हो जाए कि चीज़ें एस्केलेट हो जाएं। तो अमन का तो अब पता नहीं है, लेकिन बातचीत चल रही है और ये उन्होंने बावर करवाया। लेकिन वो जो सूरत हाल है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि अफ़गानिस्तान की तरह यूक्रेन को भी उन्होंने एक जो है ना मैदान जंग बनाया हुआ है। अब कब ये किस तरह तय होगा, डर लगा रहता है, क्योंकि बातें अजीब व गरीब हो रही हैं।
बातें जो है ना दुरुस्त नहीं हो रही हैं इस यूक्रेन और रूस के मुनाक़शे में। चूँकि अभी ताज़ा तरीन जो मैं आपको लास्ट बता दूं कि जो नॉर्थ स्ट्रीम जिसको समंदर में तोड़ा गया था, तो रूस ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये सारी कार्रवाई बरतानिया के वो जो स्पेशल फोर्स होती है उसने की है। तो बरतानिया ने खैर इसकी नफ़ी की है, लेकिन ऐसा है अगर ये इस तरह, क्योंकि बरतानिया और उस ज़माने से जब एम्पायर होती थी, ब्रिटिश एम्पायर होती थी और रशियन एम्पायर होती थी, तब से इनके इख्तलाफात चल रहे हैं। मामलात इसी तरह बिगड़ा करते हैं। हम तो ख्वाहिश कर सकते हैं कि मामलात जंग के ना बढ़ें और जंग ना हो, चूँकि जंग तो होती बहुत बुरी चीज़ है, गैर इंसानी हरकत है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।